नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शांति, करुणा और सहिष्णुता ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक दर्शन है जो दशकों से तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की पहचान रहा है। और आज जब वो अपने जीवन के 90 साल के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो धर्मशाला से लेकर दुनिया भर के तिब्बती समुदाय में जश्न का माहौल है। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, जिसे छोटा लहासा भी कहा जाता है, इन दिनों रंग बिरंगे रोशनी, पारंपरिक नृत्य, भजनों और भिक्षुओं के मंत्रोच्चार से गूंज रहा है। यहाँ सुंगलाक खांग मंदिर, जो दलाई लामा का आधिकारिक निवास है, श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। 6 जुलाई को दलाई लामा का जन्मदिन है, लेकिन तिब्बती कैलेंडर के मुताबिक 30 जून से ही ये उत्सव शुरू हो गया है। लाल और केसरिया वस्त्रों में सजे भिक्षु, शांतिपूर्ण प्रार्थनाएं और सांस्कृतिक झलकियां जो है वो हर पहलू इस बात को दर्शाता है कि ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, बल्कि एक विचारधारा का उत्सव है। दिल्ली के मजनू का टीला क्षेत्र में भी इसी तरह का नजारा है। बौद्ध मंदिरों में पूजा पाठ, दीर्घायु की कामनाएं और एक भावनात्मक जुड़ाव दिखाई दे रहा है। इस उत्सव में कई दिग्गज चेहरे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। लेकिन इस उत्साह के माहौल के बीच एक सवाल भी हवा में तैर रहा है कि दलाई लामा के बाद क्या? जी हाँ, उनके उत्तराधिकारी को लेकर विवाद गहरा रहा है। जहां चीन दावा कर रहा है कि उनके उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी चाहिए। वहीं दलाई लामा ने ये साफ कर चुके हैं कि ये फैसला गदेन फोद्रांग ट्रस्ट और तिब्बती समुदाय ही लेगा, ना कि कोई बाहरी ताकत। इस पूरे मसले पर तिब्बती प्रवासियों की पीड़ा भी सामने आई है। अपने ही देश में लौटने के लिए वीज़ा लेना, होमलैंड से दूर रहना और अपनी संस्कृति को बचाकर रखना एक कठिन संघर्ष है। तो ऐसे में क्या है ये पूरा मामला और कैसे तैयारियां हैं दलाई लामा के जन्मदिन को 90 साल के इस पूरे सफ़र को मनाने की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, जिसे छोटा लहासा भी कहा जाता है, इन दिनों रंग बिरंगे उत्सवों से गूंज रहा है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा का 90 साल का जन्मदिन 6 जुलाई को है, मगर जश्न की शुरुआत तिब्बती कैलेंडर के मुताबिक 30 जून से ही हो चुकी है। मैक्लोडगंज में तसूग लाक खांग मंदिर, जो दलाई लामा का आधिकारिक निवास है, भक्तों और श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। मंदिर के बाहर लाल और केसरिया रंग के वस्त्रों में सजे भिक्षु पारंपरिक तिब्बती नृत्य और भक्ति भजनों के साथ उत्सव को और रौनक दे रहे हैं। दिल्ली के मजनू का टीला क्षेत्र में भी बौद्ध मंदिरों में पूजा पाठ और प्रार्थनाएं हो रही हैं। ये जश्न शांति और करुणा के प्रतीक दलाई लामा के लंबे जीवन की कामना से भरा है। धर्मशाला के तसोग लाक खांग मंदिर में आयोजित इस भव्य समारोह में कई बड़े नाम शामिल हुए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस पवित्र अवसर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस जश्न का हिस्सा बने। किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं यहाँ दलाई लामा की 90 साल की जयंती समारोह में भाग लेने आया हूँ। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और मुझे खुशी है कि मैं भी इसमें शामिल हो पाया। आज उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थनाएं हुई और कल उनका 90वां जन्मदिन मनाया जाएगा। ये उत्सव न सिर्फ दलाई लामा के जीवन का जश्न है, बल्कि उनके शांति और करुणा के संदेश को भी दुनिया तक पहुंचा रहा है। I'm not going to speak about the Chinese reaction because right now I am devoting myself to celebrate His Holiness birthday. We are, His Holiness Dalai Lama is the revered guest of India, and we all are here for the religious purpose. There should be no political angle given to it. This is nothing to do with political affairs. It is 100% religious affairs. So, coming to seek blessings of His Holiness Dalai Lama and also to attend his birthday celebration. इस जश्न के बीच दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मसला भी चर्चा में है। दलाई लामा ने 2 जुलाई को साफ किया कि उनकी मृत्यु के बाद भी दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और उनके उत्तराधिकारी की पहचान केवल गदेन फोद्रांग ट्रस्ट करेगा, जो उन्होंने 2011 में स्थापित किया था।
उन्होंने साफ किया कि इस प्रक्रिया में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, खासकर चीन का। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि चीन ने दावा किया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को उनकी मंजूरी चाहिए। इस पर मजनू का टीला में रहने वाले तिब्बती पीएचडी स्कॉलर नोडूप छोफेल, जो न्यू अरुणा नगर कॉलोनी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम तिब्बत के लोग अपने देश की आजादी की उम्मीद रखते हैं। हमें ही अपने ही देश के लिए वीजा लेना और होमलैंड से दूर रहना एक बड़ा दर्द है। दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सिर्फ दलाई लामा और हमारी कम्युनिटी तय करेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से अर्जी लिया है कि हमें ऐसे जगह दीजिए जो हमारे बच्चों को पढ़ा सके और हमारा जो रीति रिवाज है वो भी चलते रहे। तो उन्होंने पहले हमारा स्कूल और ये लामा लोगों का मठ बनाने का इनका यही कोशिश था। तो दलाई लामा जी की दृष्टि से जो अभी तक प्रिजर्व किया हुआ, ये उनकी वजह से ही हमारा ये प्रिजर्व हो रहा है, जैसे कि पूरे दुनिया में भी हमारा तिब्बती का। लेकिन चीन ने क्या कर रखा है, तिब्बती में हमारा जो भी बुद्धिस्ट लिखाई है, जो हमारा तिब्बती लिखा हुआ, वो सब खत्म करने की कोशिश कर रही है। उत्तराधिकारी के मसले पर तिब्बती समुदाय की चिंता तब और गहरी हो गई जब 1995 में 11वें पंचेन लामा को चीन ने गायब कर दिया था। इस घटना ने तिब्बतियों में डर पैदा किया है कि चीन उनके धार्मिक मामलों में दखल दे सकता है। मजनू का टीला के जॉइंट सेक्रेटरी सोनम पेंगल ने, जो हाल ही में तिब्बत गए थे, न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि तिब्बत में हालात बहुत खराब है। हर तरफ चीनी सेना और पुलिस का पहरा है। दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये दलाई लामा और तिब्बती कम्युनिटी तय करेगी। चीन जोर जबरदस्ती करता है। तिब्बती समुदाय भारत सरकार का आभार व्यक्त करता है, जो 1959 से दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों को शरण दे रही है। मैं पहले 2007 में एक बार तिब्बत गया था। मेरा वहाँ फैमिली था, बाप का भाई बहन पूरा वहीं पर था। उन्होंने बुलाया था मेरे को, फिर मेरे को वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाके मैंने देखा कि सिचुएशन तो बहुत वो है अभी भी। वहाँ पे हमारा टिबेरियन फ्लैग अलाउड नहीं है और दलाई लामा जी का नाम और फोटो अलाउड नहीं है। उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। और वहाँ पे हमें एम्बेसी जाना पड़ता है, टिबेरियन एम्बेसी। वहाँ से हमें वार्निंग मिलता है कि आप यहाँ आए हो, अपना भाई बहन से मिल के जाओ, नो पॉलिटिक्स से बात करो, दलाई लामा का बात करो, कुछ मत करो, अपना काम करो, चले जाओ। फिर उनसे एक पासपोर्ट भी लेना पड़ता है हमें, जैसे कि पुलिस का स्टेशन जैसा है, ऐसा वो तिब्बत के लिए अलग बनाया हुआ है। लेकिन रूल तो वही उन्हीं का है, राज पूरा उन्हीं का चल रहा है। हमारी तो वैल्यू है। मैंने 2 महीने बैठा, 2 महीने में दलाई लामा जी का फोटो देखा ही नहीं, मैंने तिब्बती देश का झंडा देखा ही नहीं। ऐसा हालत है वहाँ पे। यहाँ से भारत से तिब्बत जाने के लिए कितना आसान है, और क्या अपने देश में ही क्या वीज़ा लेना पड़ रहा है? ये तो मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैं यहाँ से गया था। अपने देश के लिए वीज़ा लेना पड़ता है एम्बेसी में जाके। एम्बेसी में क्या है कि इंडियन के लिए पासपोर्ट की लाइन अलग है, हमारे लिए अलग है। हमारा वीज़ा एकदम नहीं मिलता है 3-4 महीने बाद। ये लोग वहाँ पे तिब्बत में इंक्वायरी करता है कि ये तुम्हारा भाई है, क्या कर रहे हैं इंडिया में, पूरा इंक्वायरी करके फिर कोई सपोर्ट होगा तो नेता का, फिर वहाँ से थोड़ा मिल जाता है। लेकिन मिलता है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट में। इस विवाद पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी राय रखते हुए कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार केवल दलाई लामा और उनकी संस्था को है। उन्होंने कहा कि मैं दलाई लामा का भक्त हूँ। दुनिया भर में उनके अनुयायी चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी दलाई लामा खुद चुने। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये उनकी निजी राय है, न कि भारत सरकार का आधिकारिक बयान। भारत सरकार ने इस मामले में तटस्थ रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार धर्म और आस्था के मामलों में कोई पक्ष नहीं लेती। इस बीच चीन ने भारत से तिब्बत से जुड़े मामलों पर सावधानी बरतने को कहा है, ताकि दोनों देशों के रिश्तों पर असर न पड़े। दलाई लामा इशू को लेकर के हमको कंफ्यूजन में रहने का जरूरत नहीं है। दलाई लामा जी पूरे विश्व में जितने बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं और जो परम पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं, वो सबका इच्छा है कि दलाई लामा जी अपना तय करेंगे। ये तो भारत सरकार का या मुझे अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगले दलाई लामा कौन हो, वो तो दलाई लामा जी। और मुझे चाइना का स्टेटमेंट पे मुझे कोई रिएक्शन करना नहीं है। मैं एक अनुयायी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं एक डिवोटी हूँ, परम पावन दलाई लामा जी को मानता हूँ। मैं इस नाते कहता हूँ कि पूरे दुनिया में परम पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं, वो उनका इच्छा है कि दलाई लामा जी खुद तय करेंगे। ये
अनुयायी का इच्छा है। धर्मशाला में चल रहे उत्सव में तिब्बती संस्कृति की झलक साफ दिख रही है। तसोगलाखांग मंदिर में प्रार्थनाओं, सांस्कृतिक नृत्यों और भजनों ने माहौल को और पवित्र बना दिया। 30 जून से शुरू हुआ ये उत्सव 6 जुलाई को अपने चरम पर होगा, जब दलाई लामा आधिकारिक तौर पर 90 साल के हो जाएंगे। इस दौरान 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय तिब्बती युवा मंच जैसे आयोजन भी हुए, जिसमें दुनिया भर से 100 से ज्यादा तिब्बती बौद्ध नेता और युवा शामिल हुए। ये आयोजन न सिर्फ दलाई लामा के जीवन का उत्सव है, बल्कि तिब्बती संस्कृति और आध्यात्मिकता को जीवित रखने का भी प्रतीक है। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन न केवल एक उत्सव है, बल्कि तिब्बती समुदाय की आस्था, संस्कृति और आजादी की उम्मीद का प्रतीक भी है। धर्मशाला से लेकर दिल्ली के मजनू का टीला तक उनके अनुयायी उनकी दीर्घायु की प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तराधिकारी के मसले पर दलाई लामा ने ये साफ कर दिया है कि ये फैसला सिर्फ उनकी संस्था लेगी, जिससे चीन के दखल की संभावना खत्म हो गई है। भारत सरकार की तटस्थता और तिब्बती समुदाय के प्रति उसका समर्थन इस बात का सबूत है कि दलाई लामा का संदेश शांति और करुणा के साथ दुनिया भर में गूंजता रहेगा। 90 साल का जीवन और हर एक साल इंसानियत, करुणा और संघर्ष को समर्पित दलाई लामा सिर्फ तिब्बती समुदाय के आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक भी माने जाते हैं। और उनके 90 साल के जन्मदिन का उत्सव इस बात का प्रमाण है कि उनका प्रभाव सीमाओं से कहीं आगे तक फैला है। लेकिन इस जश्न के बीच जो सबसे बड़ा संदेश सामने आया है, वो है आस्था की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक आत्मनिर्णय का अधिकार। दलाई लामा ने 2 टूक कह दिया है कि उत्तराधिकारी का चयन कोई सरकार, कोई देश, कोई सत्ता नहीं करेगी, बल्कि उनकी संस्था और समुदाय मिलकर ये निर्णय लेंगे। 1995 में पंचेन लामा के गायब होने की घटना आज भी तिब्बती दिलों में डर छोड़ गई है। यही वजह है कि तिब्बती प्रवासी समुदाय आज ज्यादा सजग और संगठित है। सोनम पेंगल और नोडुप छोफेल जैसे प्रतिनिधियों की आवाज इस बात का प्रमाण है कि तिब्बत के लोग अपनी विरासत को लेकर कितने ज्यादा गंभीर है। भारत सरकार ने इस संवेदनशील मसले पर तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन साथ ही 1959 से तिब्बती समुदाय को शरण और सम्मान देने का जो मानवीय रिश्ता भारत ने निभाया है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।